काइली जेनर पर एक पूर्व कर्मचारी द्वारा सिविल मुकदमा दायर किया गया है। उनकी पूर्व हाउसकीपर ने इस कॉस्मेटिक्स मोगल पर नस्लीय और धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है। काइली की टीम ने कहा, उद्धरण, कैथोलिक लोग भयानक होते हैं। आरोप है कि एक सुपरवाइजर ने कर्मचारी के पैरों की ओर हैंगर फेंके और मौखिक रूप से अपमानित किया। ये लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत स्कैंडल है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। रियलिटी टीवी स्टार काइली जॉनर खुद को मुश्किल में पाती है क्योंकि एक पूर्व हाउसकीपर ने उनके खिलाफ कड़े आरोपों वाला मुकदमा दायर किया है। और यहाँ काइली और उनकी कंपनी के खिलाफ आरोपों की एक लंबी सूची है, जिसमें नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न, धर्म के आधार पर भेदभाव, विकलांगता के आधार पर भेदभाव और प्रतिशोध शामिल हैं। एक नए मुकदमे में आरोप है कि काइली की टीम इस कर्मचारी के सामने उंगलियां चटकाकर काम पूरा करने की मांग करती थी और उसकी नस्ल, राष्ट्रीय मूल व धर्म के आधार पर उसे नीचा दिखाती व अपमानित करती थी। इसके अलावा काइली पर भुगतान न करने का भी आरोप है, जिसमें न्यूनतम वेतन और ओवरटाइम मुआवजा शामिल है। मुकदमे में आरोप है कि काइली की टीम ने पूर्व कर्मचारी को लंच और ब्रेक में भी काम करने को मजबूर किया। आज का विवाद हिडन हिल्स कैलिफोर्निया में है, जो पश्चिमी लॉस एंजलिस की गेटेड कम्युनिटी है और काइली जेनर का घर भी। जब मैं घर कहती हूँ तो मेरा मतलब काइली के कई घरों में से एक से है, जो उसके खिलाफ आरोपों का मुख्य स्थान भी है। अब ये आरोप एक महिला ने लगाए हैं, जिनका नाम एंजेलिका हर्नांडेज वास्केज है। ये काइली की पूर्व हाउसकीपर हैं। एंजेलिका की टीम के 17 अप्रैल को दायर सिविल मुकदमे के अनुसार एंजेलिका ने काइली की टीम के लिए 10 सितंबर 2024 से काम शुरू किया था। अब एंजेलिका हाउसकीपर बनी और काइली के बेवली हिल्स वाले घर में एक हफ्ता रही। फिर 17 सितंबर 2024 को हिडन हिल्स वाले घर भेज दी गई और यही से कथित तौर पर समस्याएं शुरू हुईं। मुकदमे के अनुसार हिडन हिल्स वाले घर में अपने पहले ही दिन से वादी यानी एंजेलिका के साथ दुश्मनी और बहिष्कार जैसा व्यवहार किया गया। मुकदमे में एंजेलिका ने काइली के कुछ प्रमुख कर्मचारियों का जिक्र किया जो पर्यवेक्षक थे। उनके अंतिम नाम नहीं, सिर्फ पहले नाम बताए गए हैं। पैट्सी थी, जो मुख्य हाउसकीपर थी, और एल्सी थी, जो एक और पर्यवेक्षक के रूप में काम करती थी। अपनी नौकरी के दौरान वादी को प्रतिवादियों के एजेंटों, जिनमें पैट्सी और एल्सी शामिल थीं, द्वारा गंभीर और व्यापक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अपने मुकदमे के अनुसार एंजेलिका को घर में अक्सर सबसे कठिन और अवांछनीय काम सौंपे जाते थे और उन्हें हाउसकीपिंग टीम से बाहर रखा जाता था। उन्हें डराया, अपमानित और सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया गया। ये सब उनकी जाति, राष्ट्रीय मूल और धर्म की वजह से हुआ। अब एंजेलिका एक साल्वाडोरियन और आस्थावान कैथोलिक महिला है। काइली के लिए काम करते हुए उन्होंने कहा कि वो अकेली साल्वाडोरियन कर्मचारी थीं। एंजेलिका के अनुसार यही उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। प्रतिवादियों के एजेंटों ने ऐसे बयान दिए जिनमें यह भी शामिल है कि कैथोलिक लोग बहुत बुरे होते हैं, जो वादी के प्रति कहे गए थे। ऐसे ताने दिए गए जिनसे ये संकेत मिलता था कि इसी पृष्ठभूमि के अन्य कर्मचारियों को निर्वासित कर दिया गया है और अपने अमेरिकी नागरिक होने पर जोर देते हुए वादी की इमिग्रेशन स्थिति का मजाक उड़ाया गया या उन्हें डराया गया। इन सब के अलावा पर्यवेक्षकों ने भी कथित तौर पर कई बार एंजेलिका से उनका फोन दिखाने की मांग की, उन पर बुरा भला कहने का आरोप लगाया और जब उन्होंने निर्देशों का पालन किया तब भी उन्हें डांटा फटकारा। एंजेलिका कहती हैं कि ये सब उन्हें नीचा दिखाने, डराने या उन पर अपनी ताकत जताने के इरादे से किया गया था। कई बार एंजेलिका कहती है कि उन्होंने इस कथित उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए पर्यवेक्षकों के पास गईं, लेकिन कोई बदलाव करने के बजाय एल्सी और पैट्सी ने बस एंजेलिका को अपना काम करने के लिए मजबूर किया और फिर उससे कह दिया कि अगर उसे उनके व्यवहार का तरीका पसंद नहीं है तो वो नौकरी छोड़ दे। थैंक्सगिविंग 2024 के बाद सब कुछ चरम पर था। इसी दौरान कथित तौर पर एक मीटिंग हुई। एंजेलिका कहती है कि उन्होंने यहाँ फिर से उन कथित समस्याओं को उठाया, लेकिन उनकी किसी भी समस्या को सुलझाने के बजाय पैट्सी और एल्सी ने बस उनका मजाक उड़ाया। समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। एंजेलिका ने बताया कि उन्हें बाद में पता चला कि मीटिंग के दौरान उनकी अनुमति के बिना रिकॉर्डिंग हुई। मीटिंग के बाद प्रतिशोध जारी रहा। एंजेलिका के अनुसार उनका काम बढ़ गया, खासकर जब उन्हें स्केड्यूल किया जाता था। वो कहती हैं कि उनके घंटे कई बार घटाए गए, जिससे उन्हें कम काम करना पड़ा। जब वादी ने फिर शिकायत की तो हालात और बिगड़ गए और चीजें हिंसक हो गईं। लगभग 29 मार्च 2025 को एक सुपरवाइजर ने वादी को डांटते हुए उनके पैरों पर हैंगर फेंके। एंजेलिका ये भी आरोप लगाती है कि उनकी तनख्वाह को लेकर भी समस्याएं थीं।
उनका कहना है कि अर्जित वेतन का भुगतान नहीं हुआ, वेतन लंबे समय तक देर से मिला या मिला ही नहीं, ओवरटाइम और व्यापारिक खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं मिली, भोजन और विश्राम अवकाश या सही वेतन विवरण नहीं दिए गए। इन कारणों से एंजेलिका कहती है कि उन्हें तनाव, चिंता और पीटीएसडी जैसे लक्षण हो गए और इन सब कारणों से उन्होंने जुलाई 2025 में मेडिकल लीव ली। जब वो वापस लौटी तो शत्रुतापूर्ण परिस्थितियां जारी रहीं। 4 अगस्त 2025 को एंजेलिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उनका कहना है कि इस्तीफा देने पर प्रतिवादियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुल मिलाकर एंजेलिका कहती हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के कारण उन्हें भावनात्मक तनाव, चिंता, पीटीएसडी के लक्षण और वेतन की हानि हुई। मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में काइली जेनर, कंपनी व व्यक्तिगत, ट्राइस्टार सर्विसेज, ला मैसॉन, फैमिली सर्विसेज और जेन और जॉन डो नाम के 25 अज्ञात प्रतिवादी शामिल हैं। मुकदमे में एंजेलिका उनमें से 25 अलग अलग आरोपों का हवाला देती हैं। राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न, जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न, धर्म के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न, विसल ब्लोअर प्रतिशोध, वेतन ना देना, गलत तरीके से नौकरी से निकालना और जानबूझकर भावनात्मक पीड़ा पहुंचाना। एंजेलिका कहती है कि वो दंडात्मक और प्रतिपूरक दोनों तरह के हर्जाने के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्होंने कोई राशि नहीं बताई है। लेकिन वो एक बड़ी मांग जरूर करती हैं और वो है जूरी ट्रायल की। उनके मुकदमे में लिखा है, वादी यहाँ प्रस्तुत किए गए दावों के लिए जूरी ट्रायल की मांग करती हैं। ठीक है, वो जूरी ट्रायल चाहती हैं, लेकिन क्या सच में होगा? हमने कई सेलिब्रिटीज कोर्ट में देखे हैं, पर इसकी कितनी संभावना है? फिर से, और क्या इस केस में कोई दम है? चलिए आज के हमारे विशेषज्ञ मेहमान को बुलाते हैं ताकि हम ये सवाल और कई और सवाल पूछ सके। ये है ट्रायल अटॉर्नी रॉन ज़ैम्ब्रानो। आज हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद रॉन। ठीक है, मेरा पहला सवाल है, आपकी शुरुआती राय क्या है? क्या आपको लगता है कि मुकदमा टिकेगा? इसमें कई दावे हैं, 20 से ज्यादा। यही मेरी पहली सोच थी। मैंने ये सूची पढ़ी और ये मेरे तरीके से अलग था। जैसे ढेर सारे आरोप लगा दो और देखो कौन सा टिकता है। कुछ लोगों के तरीके अलग होते हैं। मैं कहूँगा कि इन दावों में से आधे किसी ना किसी तरह से या तो शुरू में या बाद में हटा दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। ये बहुत बोझिल है, ये बहुत ही बोझिल है। साथ ही मुझे लगता है आप मुझसे मिस जेनर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूछेंगे, क्योंकि उनका नाम वहां 2 बार है, सही? एक बार कंपनी, दूसरी बार व्यक्तिगत रूप में। और मुझे नहीं लगता, आप जानते हैं, मुझे नहीं दिखता कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ गलत किया है। तो शायद ये भी एक और बात है जो थोड़ी अलग होगी। ये कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है, मतलब इसमें बहुत भारी भरकम तथ्य नहीं है। आप जानते हैं, तथ्य अगर ये सच है तो ये बहुत बुरा है ना? अगर ये सच है तो ये वाकई में अच्छा कार्य वातावरण नहीं है। लेकिन इसमें बस बहुत सारे दावे हैं और यही वजह है कि ये, आप जानते हैं, यही वजह है कि ये 30 से ज्यादा पन्नों का है। हाँ, जब मैं इसे देख रही थी, क्योंकि इसमें पहली पेज पर सभी आरोपों की सूची है और जैसे जैसे आरोप चलते हैं ये दूसरी पेज तक चला जाता है और मैं सोच रही थी, ओह वाह, ठीक है, तो यहाँ भी वाकई में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पहली पेज पर, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपने इसका जिक्र किया था, इसमें यहाँ प्रतिवादियों की सूची दी गई है। इसमें लिखा है काइली जेनर एक व्यक्ति और काइली जेनर एक कॉर्पोरेशन। मैंने मुकदमा खोला और सोच रही थी, ओ माय गॉड, काइली जेनर ने क्या किया? मैं पढ़ती और पन्ने पलटती जा रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे द शाइनिंग में था, जहां बार बार लिखा था सिर्फ काम और कोई खेल नहीं, जैक और डेल्बी को पागल बना देता है। मैं भी बार बार यही पढ़ती जा रही थी और फिर मुझे लगा, रुको, खुद काइली के खिलाफ तो कोई आरोप है ही नहीं। ये सब उनके हाउसकीपर्स या कर्मचारियों के कारण है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने, आप जानती हैं, नस्लीय भेदभाव और ऐसी ही चीजें की थी। अगर काइली सच में मुकदमे में नहीं है तो उनका नाम क्यों शामिल हुआ? ये 2 में से एक वजह हो सकती है। पहली, ये जानबूझकर किया गया है ताकि मीडिया का ध्यान आकर्षित हो सके, जैसा कि हुआ भी है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका नाम एक कॉर्पोरेशन के तौर पर पहले ही था। आप जानते हैं, फिर भी काइली जेनर इनकॉर्पोरेटेड, या शायद वह उनका नाम एक व्यक्ति के रूप में हटाना भूल गए। मुझे लगता है कि दूसरी वजह ही सही है, क्योंकि मिस जेनर के वकील का पहला कदम यही होगा, जैसा आमतौर पे होता है। एलए में सेलिब्रिटीज का प्रतिनिधित्व करने वाले दफ्तरों की बात करें तो मार्टी सिंगर का नाम याद आता है। वे डीमर प्रक्रिया में तर्क देंगे कि काइली के खिलाफ व्यक्तिगत हैसियत में कोई तथ्य नहीं है, इसलिए उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाना चाहिए। मौजूदा रूप में मुझे लगता है कि यह मंजूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके बाद भी वो बेफिक्र रहेंगी, कंपनी अब भी शामिल है, लेकिन ये आंशिक जीत होगी। जज पूछेंगे कि उन्हें व्यक्ति के रूप में क्यों नामित किया गया जबकि कोई तथ्य नहीं जुड़े।
मैं भी यही सोच रही थी जब मैंने इसे देखा, क्योंकि उन्होंने बताया कि काइली के कई घर हैं, इसलिए वो दुनिया भर में घूम रही हैं। मुझे पता है कि काइली कई अलग अलग बिजनेसेस में शामिल है। मैं सोच रही हूँ कि शायद ये सब कुछ उनकी जानकारी के बिना ही हो गया और वो हैरान है, जैसे कि रुको, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब हुआ है, मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। तो फिर दूसरी तरफ अगर मैं काइली की डिफेंस टीम होती तो मैं सोचती कि क्या आप ऐसा कुछ कहेंगे, ठीक है, ये महिला जो यहाँ ये मुकदमा कर रही है, उसे साफ तौर पर पता है कि काइली जेनर मिलियनेयर हैं। उन्हें कभी दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति माना गया था। उनके पास बहुत पैसा है, शायद वो सिर्फ काइली के पैसों के लिए उसके पीछे है। क्या ये वही बात है जो काइली की टीम सोच रही है? हाँ, मुझे लगता है कि मिस जेनर के नज़रिए से, अपनी कहानी के लिहाज से, यही वो चीज़ है जो उन्हें करनी चाहिए, है ना। जैसे ये केस बेकार है। आप जानते हैं मेरा नाम इसमें है और मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्या किया गया इससे जुड़े कोई तथ्य नहीं है। ये बस पैसे ऐंठने की कोशिश है। और आमतौर पर यही सब सेलिब्रिटी प्रतिवादी करते हैं कि ये आमतौर पर पैसे ऐंठने की कोशिश होती है, जिसके खिलाफ मैं हमेशा सावधान करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे उन्हें सलाह देनी होती तो मैं ये कहता, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन अगर मेरे सामने ना होने पर आपके साथ ऐसा हुआ तो ये गलत है। मैं सुनिश्चित करूँगा कि सभी के साथ सम्मान से व्यवहार हो। वो मैं नहीं था, क्योंकि आपने मेरे खिलाफ कुछ भी आरोप नहीं लगाया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो जीवन में किसी भी स्थिति में। अगर मेरी गैर मौजूदगी में कुछ लोग मेरे अधिकार से आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे तो ये सही नहीं है। यही मैं करता और यही सलाह देता। लेकिन वे शायद इस खास वादी के खिलाफ बहुत बहुत कड़ा पलटवार करेंगे। कहेंगे कि ये सिर्फ पैसे ऐंठने की कोशिश है और कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है और हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि सही सोच है। लेकिन भला मैं क्या जानूं? मेरा मतलब है ये थोड़ा पेचीदा है ना, क्योंकि यहाँ जो आरोप है वो काफी गंभीर है। एक आरोप ये है कि किसी ने उस पर हैंगर फेंके, आप जानते हैं, एक तरह से शारीरिक रूप से उस पर हमला किया। एक और आरोप ये है कि उसने कहा जैसे कि कैथोलिक लोग बहुत बुरे होते हैं, या साल्वाडोरियन महिलाएं, ओह तुम ही अकेली हो। आप जानते हैं इस महिला के बारे में, उसकी आस्थाओं के बारे में, वो जैसी है उसके बारे में वाकई में बहुत नकारात्मक बातें कही गई, उसके शरीर पर चीजें फेंकी गई। ये सब बहुत ही भयानक है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि काइली इन सब के लिए जरूरी तौर पर जिम्मेदार है या नहीं। हमने इसके पैसे ऐंठने वाली बात के बारे में बात की थी, लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये थी कि मैंने कहीं भी कोई रकम नहीं देखी। कई बार जब मैं इन सिविल मामलों को पढ़ती हूँ, खासकर PDD के मामले में, तो इतने सारे सिविल मुकदमे सामने आए थे और लोग, मेरा मतलब है, बहुत ही ज्यादा पैसों की मांग करते थे। मुझे लगता है मुझे हर्जाना मिलना चाहिए, लेकिन मुकदमे में कोई रकम नहीं दिखी। क्या ये सामान्य है? आपके क्या विचार हैं? ये क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है। कैलिफोर्निया में राज्य अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए निश्चित रकम लिखना जरूरी नहीं। तो जब तक आप बाकी तथ्यात्मक और कानूनी शर्तें पूरी करते हैं, अगर आपने वो पूरी कर ली हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक रकम की बात है, उसे उसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं। अच्छा केस भी खराब हो सकता है और फिर शर्मिंदगी हो सकती है कि आपने $5 मिलियन या जो भी रकम मांगी थी, या फिर कोई ऐसा केस जिसे आप उतना अच्छा नहीं समझते थे और आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ 1 लाख चाहिए, और फिर बीच में आपको कोई ऐसी बात पता चलती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था और मामला बड़ा हो जाता है। आप इतनी जल्दी किसी रकम पर बंधना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। हर रोजगार संबंधी मामले में नियोक्ता को सबसे ज्यादा जानकारी और कर्मचारियों पर नियंत्रण होता है। इसी तरह मिस जेनर अपने घर और कर्मचारियों को नियंत्रित करती हैं। वो या उनके प्रतिनिधि जांच कर सच जान पाएंगे कि क्या हुआ था और दस्तावेज, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा है। वादी के पास सिर्फ वही है जो वो अपने साथ ले गई थी। जैसे उसे सच में ज्यादा पता नहीं है या उसके वकीलों को भी ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें बस उसकी बात पर ही भरोसा करना पड़ता है। यहाँ नियोक्ता मिस जेनर इस मामले में रणनीतिक रूप से पहले से ही बेहतर स्थिति में है। तो इसी वजह से वादी के वकील हमेशा सोचते हैं, चलो थोड़ा संभल कर चलते हैं, किसी बड़ी रकम की मांग करके ज्यादा जोखिम नहीं लेते। इसके बजाय उन्होंने 20 से ज्यादा दावे दायर कर दिए, जो मेरे हिसाब से बहुत अधिक है। जैसे इस महिला के साथ सब कुछ हो गया हो जो आपकी विश्वसनीयता को कम कर सकता है। जैसे ये दूसरी तरफ की बात है ना। पहले कहा जाता था कि 3 चीजें हुई और मेरे 3 अधिकार प्रभावित हुए। अब लगता है कि मेरे सभी अधिकारों का उल्लंघन हुआ, और मुझे लगता है कि इससे उन चीज़ों की अहमियत कम हो जाती है जिनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जैसे कर्मचारियों पे हैंगर फेंकना। ये शायद वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए।
हाँ, आप सही हैं। आरोपों में कुछ जैसे नस्लीय या धार्मिक भेदभाव समझ में आते हैं। मुझे समझ आता है क्योंकि उसने एक उद्धरण में अपने कैथोलिक होने की बात कही है जो थोड़ा नकारात्मक है। उसने विसल ब्लोअर के खिलाफ प्रतिशोध का आरोप भी लगाया है। मैं सोच रही थी इसमें वो बात कहाँ थी। आपकी बात सही है। मुझे भी लगता है कि शायद यहाँ कई आरोप लगे हैं जो 2 पन्नों तक चलते हैं। यहाँ काफी कुछ चल रहा है, लेकिन शायद वो हर तरफ से अपनी बात मजबूत करना चाहती है और सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे इससे कुछ हासिल हो सके। और मेरा अगला सवाल भी यही है। मैं ज्यादातर आपराधिक मामले कवर करती हूँ जहाँ अभियोजन पर सबूत का बोझ होता है। सिविल मामलों में इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जैसा कि आप बता रही थी काइली, यहाँ प्रतिवादी यानी नियोक्ता को इस मामले में वादी से ज्यादा जानकारी है जिसने ये मामला दायर किया है, तो एक तरह से उसके पास थोड़ी बढ़त है। कोर्ट में सबूत के बोझ के हिसाब से ये सब कैसे तय होता है? इसमें क्या अंतर होते हैं? ये अच्छा सवाल है। ट्रायल में हमें जूरी को याद दिलाना पड़ता है कि ये आपराधिक केस नहीं है, क्योंकि टीवी पर संदेह से परे जैसी बातें आती हैं। सिविल मामलों में ऐसा नहीं होता। सिविल मामलों में हम जिस चीज से निपट रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ वादी के ऊपर बोझ होता है, ठीक है? तो यहाँ वादी के ऊपर बोझ है और ये बोझ संदेह से परे नहीं होता। इसे हम सबूतों की प्रधानता कहते हैं। और हम में से जो कभी मुकदमे में रहे हैं या मुकदमे करते हैं, उनके लिए ये वास्तव में ठीक वैसा ही है जैसे न्याय का तराजू। ये वैसा ही है जैसे बस थोड़ा सा पलड़ा आपके पक्ष में यानी 51% तक हुआ तो बोझ पूरा हो जाता है। तो ये वादी के लिए काफ़ी आसान बोझ है जब तक उसके पास जूरी को देने के लिए तथ्य हैं जो उसकी मदद करें। सही है? मैं बता सकता हूँ, जूरी से 20 से ज़्यादा दावों पर फैसला करवाना सही नहीं है। उन्हें लगेगा ये बहुत है, मैंने ध्यान देना बंद कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा है। इन्हें कम कर दिया जाएगा उन चीज़ों के लिए, जैसे आपने कहा विसल ब्लोअर के खिलाफ प्रतिशोध। मुझे असली कहानी में वो चीज़ सच में दिखाई नहीं दी। ये भी काइली के वकील की आपत्ति होगी कि यहाँ कोई तथ्य नहीं है। शुरुआत से ही यहाँ कोई तथ्य नहीं है। वह केस आप जानते हैं, वह दावा हट जाना चाहिए और ये अकेला दावा नहीं होगा जिसे चुनौती दी जाएगी। और मुझे लगता है कि जज भी कहेंगे हाँ ये यहाँ क्यों है, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, वो मुझे नहीं पता। और आप जानते हैं, जब हम सिविल मामलों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा दिमाग फिर जॉनी डेप बनाम एम्बर हर्ड वाले दिनों में लौट रहा है, क्योंकि ये शायद ओजे के बाद सबसे बड़ा ट्रायल था और ये आपराधिक नहीं था, ये सिविल था। मैं वापस जा रही हूँ और वहाँ की बातें याद करने की कोशिश कर रही हूँ। और इस मुकदमे में जो एक बात कही गई है वो ये है कि वादी एंजेलिका का आरोप है कि वो दंडात्मक और प्रतिपूरक दोनों तरह के हर्जाने की हकदार है। मुझे याद है कि मैंने ये डिड्डी के दौरान सीखा था, लेकिन अब भूल गया हूँ। क्या आप इनके बीच का फर्क समझा सकती हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो प्रतिपूरक हर्जाना वो होता है जहां वादी जूरी से पूछता है, क्या आप मुझे पैसे देने का आदेश दे सकते हैं मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए, चाहे वो मेरे द्वारा झेली गई भावनात्मक परेशानी के नज़रिए से हो या फिर जो पैसे मैंने गंवाए हैं उसकी भरपाई के लिए। क्योंकि मैं यहाँ था, आप जानते हैं, उसे मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी। सही है, मुझे भी मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी। 2025 के बाद से मैंने कोई पैसे नहीं कमाए हैं और आप जानते हैं, हर महीने का हिसाब लगाइए और कृपया वो मुझे दीजिए, वही मेरी हानि की भरपाई करता है। गैर आर्थिक हर्जाना, भावनात्मक परेशानी, जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं, है ना? मानव हानि, आप जानते हैं, जो कुछ मैंने झेला, मुझ पे हैंगर फेंका गया, उस स्थिति में होने का क्या मूल्य है, उसका क्या मोल है? इसका कोई तय मूल्य नहीं है। फिर आप लोग यानी जूरी इस पर चर्चा करते हैं। जूरी जो भी तय करती है कि उस नुकसान और उस शर्मिंदगी के लिए कितना मुआवजा मिलना चाहिए, मान लीजिए कि वो सच है। देखिए, वो कोई अच्छा एहसास नहीं है और आप जानते हैं, ओ माय गॉड, ये कितना शर्मनाक और अपमानजनक है। बस तर्क के लिए ही सही, वो पैसा मुआवजे के लिए दिया जाता है ताकि वादी की पूरी भरपाई हो सके। सही है, जैसे कि नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब वो आंख के बदले आंख वाला जमाना नहीं रहा कि हम कहें ठीक है, इस महिला को दीवार के सामने खड़ा कर दो और उस पर हैंगर फेंक दो और अब सब ठीक हो गया। हम ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ पैसा है जो वादी को मुआवजा दे सकता है, तो इसे ही क्षतिपूरक हर्जाना कहते हैं। दंडात्मक क्षतिपूर्ति प्रतिवादी को उस व्यवहार के लिए दंडित करती है जिसे जूरी गलत मानती है। अब मैं इसे और उलझा रहा हूं, स्पष्ट और ठोस मानक पर जो साक्ष्यों की प्रबलता से थोड़ा ऊंचा होता है। नियोक्ता काइली जेनर इनकॉर्पोरेटेड है, जो एक कॉर्पोरेशन है, सिर्फ वही नहीं है। सही है, उसके घर को चलाने वाले लोग हैं, सिर्फ वही नहीं, उन्होंने द्वेष के साथ काम किया। सही है, द्वेष भावना, धोखाधड़ी, उसके अधिकारों का दमन, वादी के अधिकारों का दमन।
तो अगर जूरी फैसला करती है, हाँ, हमें लगता है कि नियोक्ता उच्च स्तर पर वास्तव में उसके अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रहा था, हमें कंपनी को ऐसा करने के लिए सजा देनी चाहिए, तो हमने पहले ही उसका नुकसान पूरा कर दिया है। जूरी यही कह रही है, हमने उसे मुआवजे की राशि देकर उसका नुकसान पूरा कर दिया है। अब हम नियोक्ता को सबक सिखाने के लिए दंडात्मक हर्जाना चाहते हैं, जो सजा के तौर पर दी जाती है। यही फर्क है। ठीक है, अब समझ गए कि दोनों अलग हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शायद मैंने भी जॉनी डर की बात करते हुए गलती से डिड्डी कह दिया। यहाँ पर इतनी सारी अलग अलग चीजें हो रही हैं कि अगर ये जूरी ट्रायल तक जाती है, मेरा मतलब है आपने बहुत अच्छा समझाया कि इनमें क्या फर्क है, लेकिन मुझे पता है कि जूरी मेंबर्स के लिए ये बहुत जरूरी जिम्मेदारी है कि वे ऐसी चीजों पर विचार करें। उन्हें ध्यानपूर्वक फैसले के लिए फोकस करना होगा और सभी सबूतों पर गौर करना होगा, क्योंकि मामला जटिल है। और मैं सोचती हूँ कि वादी ने अपनी याचिका में खास तौर पर कहा है कि वो जूरी ट्रायल की मांग करती है। आपकी और मेरी बातों के अनुसार मुझे नहीं पता कि काइली का यहाँ प्रतिवादी होना जरूरी भी है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत है जो दिखाए कि XYZ आरोपों में बताई गई हरकतें काइली जेनर ने खुद की थी। मेरा मानना है कि ये सवाल 2 हिस्सों में बटा है। क्या आपको लगता है इसे खारिज किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि काइली की टीम इसे सफलतापूर्वक खारिज करवा देगी और अब उन्हें प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा? या आपको लगता है कि ये जूरी ट्रायल तक जाएगा? तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए 2 तरीके हैं, या इसे 2 तरह से देखा जा सकता है। तो वे निश्चित रूप से डिफेंस निश्चित रूप से वो फाइल करने जा रही है जिसे मैंने पहले डिमर के रूप में बताया था। ये असल शिकायत पर एक हमला है जिसमें कहा जाता है कि या तो जो दावे सूचीबद्ध हैं उनके समर्थन में तथ्य नहीं हैं, या जो तथ्य दिए गए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। सबसे स्पष्ट वाला मिस जेनर के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से, है ना, वही सबसे स्पष्ट है। आपने उसे पहचाना है, मैंने भी उसे पहचाना है। जज हमेशा वादी को इसे सुधारने का एक मौका जरूर देंगे, है ना। सार्वजनिक नीति है कि हर किसी को अपनी शिकायतें असल मुद्दों पर रखने का मौका मिले, न कि सिर्फ तकनीकी कारणों से रोका जाए। कभी कभी बस गलती हो जाती है और मामला बिगड़ सकता है, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते, बस उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं बना सकते। ये इसके लायक है या नहीं अलग चर्चा है। तो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इन शिकायतों में से बहुत सारी, आप जानते हैं, मैं वो बात वापस लेता हूँ, इस डीमर प्रक्रिया के दौरान करीब 30% या 40% हिस्सा कम हो जाएगा। मैं इसी प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि डिस्कवरी के बाद जब सभी का बयान लिया जाता है, वे जिसे समरी जजमेंट की अर्जी कहते हैं, वो फाइल करते हैं और अतिरिक्त दावे होते हैं, क्योंकि दावे बहुत ज़्यादा है, और जज इनमें से कुछ चीज़ों को खारिज करने की ओर झुकेंगे। बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है जब मैंने सिर्फ कहानी पढ़ी तो मैंने जो देखा वो था धर्म के आधार पर उत्पीड़न और राष्ट्रीय मूल के आधार पर उत्पीड़न, और साथ ही भावनात्मक तनाव का दावा भी जब आप पर हैंगर फेंके जाते हैं, है ना। समस्या ये है कि जिन्होंने ये किया वे नामित व्यक्तिगत प्रतिवादी नहीं हैं। तकनीकी रूप से वे व्यक्तिगत प्रतिवादी नहीं हैं क्योंकि उनके पास अरब डॉलर या बीमा नहीं है, इसलिए उन्हें नामित नहीं किया गया। तो जज, ये सवाल जज पूछने वाले हैं, है ना। जैसे, एक मिनट रुको, जिन लोगों ने वास्तव में सबसे भयानक चीजें की, सबसे भयानक टिप्पणियां की और सबसे भयानक तरीके से हैंगर फेंके, वे व्यक्तिगत प्रतिवादी नहीं हैं। वे लोग हैं जिन्हें इस मुकदमे में व्यक्तिगत प्रतिवादी के तौर पर होना चाहिए। मुझे लगता है वकीलों को इससे जूझना पड़ेगा। आपके सवाल के दूसरे हिस्से के जवाब में, मुझे नहीं लगता कि मिस जेनर ट्रायल में व्यक्तिगत प्रतिवादी रहेंगी। मुझे लगता है कुछ ट्रायल तक पहुंचेगा। मुझे लगता है कि अगर उनका इस बात से कोई लेना देना रहा कि उनके घर में कुछ गलत हुआ, तो वो गवाह के तौर पर ज़रूर रहेंगी, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है। सही हो सकता है कि उनके नीचे कोई और हो जो सब कुछ संभालता हो और मिस जेंडर का शपथ के तहत बयान दर्ज किया जाए और वो कहें मुझे कुछ नहीं पता, जैसे आपको मेरी असिस्टेंट या मेरे एग्जीक्यूटिव से बात करनी होगी, जो भी हो, ऐसा हो सकता है। और फिर काइली कभी ट्रायल में नहीं आएंगी, ये एक संभावना है, लेकिन हमें नहीं पता। आपको पता है, किसे पता है? काइली और उनके वकीलों को अभी पता है। सही है, इन्हीं लोगों को मैं अभी कॉल करने वाली हूँ। मजाक कर रही हूँ। हमने संपर्क किया था, आपने यही कहा था।
हमें अभी तक काइली की टीम से कोई टिप्पणी नहीं मिली है, लेकिन मेरा मतलब है इसे समेटने के लिए कहूँ तो ये आरोप वाकई बहुत गंभीर हैं। किसी को भी, आप जानती हैं, उनकी स्थिति, धर्म, मूल की वजह से बुरा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए और ना ही उन पर शारीरिक रूप से हैंगर फेंके जाने चाहिए। जैसा कि आपने और मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि काइली जेनर खुद व्यक्तिगत तौर पर इसमें कितनी शामिल थी। शायद हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। रॉन, स्कैंडल पर आने और मुकदमे को समझाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, कभी भी। अब तक काइली की टीम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैसे ही अपडेट आएगा हम बताएंगे। फिलहाल आज का स्कैंडल यही खत्म होता है। अगर आपको जो कुछ भी आपने देखा वो पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सियरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज के स्कैंडल एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी हूँ। अगली बार मिलूंगी।